2.5 लाख करोड़ निकाला है पिछले एक साल में ही, अगर मैं सही हूं तो। और दूसरी तरफ कुछ पॉजिटिव संकेत भी हैं। पॉजिटिव संकेत ये हैं कि डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन माना जा रहा है कि जो पहले जून के 15 जून को आता है वो लगभग 2,67,000 करोड़, 2,67,000 का 85 लाख करोड़ था, 2,85 लाख करोड़। और इसको देखें तो हम साल भर का देखें तो ये हो जाता है 17 लाख करोड़, यानी साल भर में 17 लाख करोड़ डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन होगा, जो कि भारत के जो बजट के अनुमान से लगभग 4-5 लाख करोड़ ज्यादा होगा। मई के निर्यात के जो आंकड़े आए हैं वो 20.58% ज्यादा है। निर्यात के आंकड़े मई की बात कर रहा हूं मैं, 20.58 करोड़ 58% ज्यादा है, जो कि 38.89 अरब डॉलर के हैं। और जून जून में जो पेट्रोल डीजल का कंजम्पशन है वो 55% पेट्रोल कंजम्पशन ज्यादा हुआ है और 48% डीजल कंजम्पशन ज्यादा हुआ है। तो दोनों ही आंकड़े हमारे पास हैं कि जो है ना, एक तरफ तो कुछ आंकड़े हैं जो डरा रहे हैं महंगाई की और ग्रोथ की, जो है ना डाउनवर्ड तरफ जाने जा रहे हैं, महंगाई ऊपर तरफ जा रही है। दूसरी तरफ रिकवरी के भी संकेत हैं। प्रधानमंत्री ने अभी परसों ही पीएमओ ने घोषणा की कल ही कि वो 10 लाख जॉब लेके आएंगे। महंगाई को कंट्रोल करने की काफी दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये सारे प्रयास किस दिशा में जाएंगे। क्या सबसे बड़ी बात है कि सचमुच मंदी की कोई आहट है क्या, इसी पे हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं प्रोफेसर अमन अग्रवाल, इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस के डायरेक्टर। आप दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं धीरज कौल जी। आप डॉक्टर हैं, लेकिन डॉक्टर से ज्यादा आप वित्त अर्थव्यवस्था के डॉक्टर आजकल बन गए हैं शेयर मार्केट के डॉक्टर बन गए हैं। आप न्यूयॉर्क से जुड़ रहे हैं, काफी रिसर्च करते रहते हैं मार्केट के ऊपर। आप इसी संदर्भ में आप जुड़ेंगे आज हमारे साथ। अजय केडिया जी मुंबई से जुड़ रहे हैं, और अजय केडिया जी केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर हैं। कम्युनिटी आपकी एक्सपर्टीज है। साथ साथ हमारे साथ संदीप जैन जी जुड़ रहे हैं। संदीप जैन जी जेम्स के रूप में माने जाते हैं, शेयर मार्केट के जेम्स के रूप में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। संदीप जयपुर से जुड़ रहे हैं, और ट्रेड शिफ्ट आपकी फर्म है, जाने माने चेहरा है शेयर बाजार के जयपुर में, राजस्थान में। सबसे पहले संदीप जी आपसे ही शुरुआत करेंगे। ये जो आंकड़े सब जगह चल रहे हैं कि आज फेड जो मीटिंग कर रहा है उसमें 0.75 का एक रिवीजन हो सकता है फेड अपना इंटरेस्ट रेट में। भारत ने तो किया ही है। भारत ने लगभग 40 दिन के अंतराल में ही भारत ने अपना बढ़ा दिया है, लगभग 70 बेसिस पॉइंट से अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है। अब आपको क्या लग रहा है, क्या संकेत है अर्थव्यवस्था में दुनिया भर में? देखिए, ये तो क्लियर है कि स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहे हैं। स्टेगनेंसी भी है और इन्फ्लेशन भी है इंडिया में। फिर भी चलिए कंपैरेटिवली देखें, अगर परसेंटेज टर्म्स में देखें तो अभी भी उतना नहीं बढ़ा जितना यूएस में है। यूएस तो 40 साल के उस पे है। तो इन सबको देखते हुए इंटरेस्ट रेट्स, बॉन्ड यील्ड्स, फिर फेड के कमेंट्स को आज सुनना है। आज तो बहुत बड़ा इवेंट है, और 75 बेसिस पॉइंट्स मार्केट भले डिस्काउंट की। और एक बार ऐसा होता है, कई बार मार्केट डिस्काउंट करके रखता है और उस टाइम पे उतना रिएक्ट नहीं करता, बट बाद में धीरे धीरे हाइंडसाइट में फिर दिखता है कि और चीजें खराब हो रही है, तो कमेंट्री पे ज्यादा नजरें बनी रहेगी। बॉन्ड यील्ड्स देखिए ऑलरेडी काफी हाई हो चुकी है। क्रूड ऑयल जो कि ठंडा ही नहीं हो रहा है, एकदम गर्म उबल रहा है वो। और डॉलर इंडेक्स, सबसे बड़ा जो एलिफेंट इन द रूम है वो है डॉलर इंडेक्स। और जब डॉलर इंडेक्स चलने लग जाए, और अभी ऑफलाइन धीरज जी से बात हो रही थी, मैं उनसे इत्तेफाक रखता हूं कि वो डॉलर की मजबूती की बात करते हैं। और डॉलर जब मजबूत होने लगता है, एक्चुअली में पिछले कुछ सालों में इंडियन करेंसी काफी रेजिलियंस दिखाई है। इनफैक्ट 78-77 रुपए उस टाइम पे गए थे जब 2020 में कोरोना आया था, बट उसके बाद से काफी मेंटेन्ड है। हालांकि इंडिया के रिजर्व भी बहुत बढ़िया है। और आपने भी बहुत बढ़िया बात कही कि कुछ पॉजिटिविटी भी है। और मुझे जो डायरेक्ट टैक्सेस के जो फिगर्स है वो बहुत बढ़िया लगे। आज जो एडवांस टैक्स के नंबर्स, वो गजब के नंबर्स है। आज मार्केट्स नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, इसलिए हमारे दर्शकों को बताएं क्या नंबर है और क्यों अच्छा लग रहा है आपको? मतलब पिछले साल शायद 1,60,000 करोड़ था, जो कि इस बार 2,58,000 करोड़ है। इस तरीके के फिगर्स है एग्जैक्टली। सो 2.5 लाख करोड़ के लगभग है, जो कि बहुत बड़ा फिगर अपने आप में। और ये भी फर्स्ट क्वार्टर का एडवांस टैक्स, जनरली और बाद में बढ़ते जाता है। सो मुझे ये बहुत बड़ी पॉजिटिव लगी। और फिर हम देख रहे हैं कि जीएसटी के नंबर्स भी बढ़िया ही आ रहे हैं, और पीएम ने भी इतने बड़े अनाउंसमेंट्स किए। सो पॉजिटिविटी बहुत सारी है, बट नेगेटिविटी इतनी बड़ी है। और प्लस हम प्योरली मिरर कर रहे हैं यूएस के मार्केट्स को। यूएस जो कि टू बिग टू फेल भी बोलते हैं, और बहुत बड़ी इकोनॉमी है। हालांकि फेल होने जैसा लगता नहीं है, बट कोई भी चीज ऐसी, बट फिर भी मुझे लगता है कि ध्यान रखने की जरूरत है। रिस्क ऑफनेस पूरी मार्केट में दिख रही है। हर आदमी रिस्क ऑफ ट्रेड ले रहा है। आप एक तरफ देखिए कैसे बिटकॉइन वगैरह सारे ही टूटे हैं, स्टॉक मार्केट्स टूट रहे हैं। सो
नीड टू बी वेरी कॉशियस इन दिस मार्केट्स। और इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें तो एक अच्छा खासा टाइट रेंज में है, 15,600-700 एक अच्छा सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। बट आज देखते हैं रात को क्या होता है। अगर कुछ भी होता है तो 200-300 पॉइंट कल ऊपर नीचे खुलना कोई बड़ी बात नहीं होगी। और ऊपर का लेवल 16,700-800 जो कि हम लोग बहुत इंपॉर्टेंटली देखते हैं 200 डेमा को, तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वहां 2-3 बार गया और नीचे 15,671 जो सपोर्ट है वहां पे 2-3 बार लेके सपोर्ट कर रहा है। सो लेट्स सी। और ओवरऑल आई एम नॉट बुलिश, आई एम ऑन द बेरिश साइड। नहीं तो आपको आपके अनुसार मान लिया जाए कि मंदी, आपको लग रहा है कि डर है, एक हकीकत है मंदी का डर, और मंदी का मतलब स्टैगफ्लेशन या डिप्रेशन जैसी कोई संभावना है क्या? नहीं, डरना तो चाहिए। देखिए जितना नोट प्रिंट हुआ और ऐसे ऐसे लोगों के पास पैसा गया जिनको जरूरत भी, जिन्होंने देखा नहीं था उनके पास भी यूएस में जिस तरीके से नोट्स और डॉलर्स जो क्रेडिट हुए उनके अकाउंट्स में, और इतनी बड़ी मतलब उसकी वजह से डिमांड भी बढ़ी, तेजी भी आई। तो वो एक आर्टिफिशियल वो था कहीं ना कहीं, स्टेरॉइड्स दे के जो एक बार जो ताकत आती है, एक बार कंट्रोल कर लेते हैं आप कोई भी बीमारी को, अब उसके रिवर्स में अब चीजें समझ में आने लग गई कि बहुत ज्यादा हर चीजों में तेजी आ गई है। बिना बात का हर चीज 20-25% से ऊपर आ गई है, भले ही वो आप रियल एस्टेट देखिए, सब कुछ। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब जैसे ये लोग नोट प्रिंटिंग बंद किए हैं और प्लस अपनी बाइंग कर रहे हैं तो उससे फर्क तो पड़ेगा। बिल्कुल और बिल्कुल संदीप जी, लड़ने की बात संदीप जी ने संक्षेप में अपनी बात रखी, मैं चाहूंगा सभी लोग भी संक्षेप में अपनी बात रखें। अमन जी, सर आपको क्या सिनेरियो लगता है कि जो मंदी की आशंका है वो भारत के लिए क्या अमेरिका से भी ज्यादा बड़ा डर साबित हो सकती है? क्योंकि अमेरिका अगर कह सकते हैं कि पैर फिसलता है तो भारत गिर जाता है। देखिए जी, पहली बात तो अमेरिका जो है हिंदुस्तान की जो साइज है उसे 3 गुना है और पॉपुलेशन में 1/3 है। तो हिंदुस्तान रियलिटी टर्म्स में अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए, पर डेंसिटी वाइज देखा जाए, तो हम और तरीके से 9 टाइम्स हैं अमेरिका के साइज के। जो इकोनॉमी है, जरूर अमेरिका की जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी है, हम बहुत छोटे हैं उसके सामने, और डॉलर टर्म्स के अंदर जब हम देखते हैं उस चीज को, और दोनों इकोनॉमी में डायरेक्ट कोई लिंक नहीं है। ट्रेड भी देखा जाए तो करीबन 50-60% के करीब हमारा ट्रेड है उनके साथ। तो हिस्टोरिकली 45-50% ट्रेड यूएस के साथ रहा है हमारा, बाकी देशों के साथ भी और रहा है। तो जहां तक इंपोर्ट करने की बात है उस इन्फ्लेशन को, वो इन्फ्लेशन हम इंपोर्ट अभी इस समय नहीं कर रहे हैं। और दोनों जगह जो महंगाई है जिसे हम इन्फ्लेशन के माध्यम से देखते हैं सीपीआई के बेसिस पे, हिंदुस्तान में जो महंगाई है वो महंगाई है ऑयल पुश इन्फ्लेशन जिसे हम कहते हैं, जो ऑयल प्राइसेस की वजह से बढ़ती नजर आ रही है। और जो सरकार के हाथ में काफी हद तक है कि उसको, अगर वो सरकार तेल के दामों को नियंत्रण में लेके आती है, कम करती है, चाहे वो जीएसटी के द्वारा करे या जो टैक्सेस लगा रखे हैं करीबन 55 से 65% के बीच में सेंटर और स्टेट को मिला के उनको कम करे, या फिर और बहुत सारे तरीके उनके द्वारा कम किए जाएं। अमन जी, लेकिन अमेरिका ने बांटे तो क्या पूरी दुनिया भुगतेगी क्या? नहीं, देखिए पूरी दुनिया भुगतने की बात नहीं, इसीलिए मैंने पहले कहा कि हिंदुस्तान में जो डायरेक्ट लिंक होता है किसी इकोनॉमी के साथ वो ऐसा अमेरिका के साथ नहीं है, और इसलिए हमें ये नहीं लेना चाहिए कि हम उनका इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेंगे। बट क्योंकि अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है वर्ल्ड का, और उसकी करेंसी जो है डॉलर, वो सबसे बड़ी रिजर्व करेंसी है विश्व के अंदर और सबसे ज्यादा फ्लोट करती है मार्केट के अंदर, इसलिए उसका प्रभाव अलग अलग देशों पे पड़ता है। और काफी सारे छोटे देश हैं, बड़े देश भी हैं, जैसे आसपास के सारे लैटिन अमेरिका हो गया, आसपास के आइलैंड्स हो गए, कनाडा हो गया, बहुत सारे देश हैं जो उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट और कार्यक्रम पे निर्भर हैं, और वहां के कार्यक्रम से इतने ज्यादा निर्भर हैं कि अगर वो छींक भी लेता है तो उनकी इकोनॉमी हिल जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में काफी हद तक सारा वर्ल्ड जो है इंपैक्ट होता है। बट ऐसा नहीं है कि क्योंकि सिर्फ अमेरिका ने ऐसा नहीं किया, अमेरिका को देखा देखी कनाडा ने भी यही किया, यूरोप ने भी काफी सारे देशों ने ये किया, एशिया में भी काफी सारे देशों ने ऐसा ही किया कि फिस्कल स्पेंडिंग करते रहे। हिंदुस्तान में ऑपोजिशन ने ये मांग 2020 और 21 में बहुत ज्यादा की, पर भारत सरकार ने फिस्कल स्पेंडिंग को कंट्रोल में रखा, मिठाई की तरह पैसा थोड़ा बहुत जरूर बांटा, पर इतना नहीं बांटा कि ऐसी हालत आ सके कि सिचुएशन बिगड़ सके। आपको अचंभित होगा जान के, कंपनियों को लोन दिए गए, बिलियंस ऑफ डॉलर अपने आप ट्रांसफर कर दिए गए। कुछ कंपनियों को तो एक ही अमाउंट की जगह 2-3 बार कर दिया गया, फिर कुछ कंपनियों ने वापस भी किए वो पैसे, और वो कितने साल के लिए? 20-20 साल के लिए। ये नहीं कि 2-4-5 साल के लिए आपने किए, 20 साल के लिए वो पैसा दे दिया कि 20 साल के बाद आप पेमेंट करना शुरू करें।
जब इस तरीके का आप पैसा मुफ्त में बांटेंगे तो ये सिचुएशन आएगी, और ये फेड को पता था उस समय कि ऐसी सिचुएशन आएगी। अब वो उनके हाथ से कंट्रोल से बहुत बाहर हो चुकी है, और इसलिए वहां पे पैनिक बटन फंसा हुआ है और वो सिचुएशन प्रॉब्लम हो रही है। हिंदुस्तान में आज अगर हम लेके चले, हम हिंदुस्तान में बैठे हैं, हिंदुस्तान में लेके चले, अनएम्प्लॉयमेंट का आज ही सुबह डेटा आया था कि पिछले साल 2021-22 में जितनी एक्सपेक्ट की जा रही थी उससे कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। दूसरी चीज, जो हमारा इन्फ्लेशन, एवरेज इन्फ्लेशन रहता रहा है पिछले 4-5 साल। अनएम्प्लॉयमेंट का डाटा किस सेंटर से, किस सोर्स से है? आज न्यूज में सरकार के सोर्स से आया है कि करीबन 4.6% अनएम्प्लॉयमेंट रही है, जबकि उसे ज्यादा उम्मीद की जा रही थी। 2020 और 21 का डेटा उन्होंने दोनों ने दिया है, आज ही न्यूज़पेपर में आया है, सरकारी माध्यम से आया है, और वो दिखा रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो लेवल है वो कम हुआ है पिछले साल 2021-22 के अंदर, और उसकी वजह से वो, जबकि आंकड़े अब आए हैं तो इसलिए अभी वो रिपोर्ट दे पाए। दूसरी चीज जो मैं बता रहा था, जो इन्फ्लेशन अमेरिका के अंदर है, जहां पे इन्फ्लेशन रेट 0.5% से लेके 1.5% के बीच में हुवर करता था, आज की स्थिति में करीबन 8.5 से 9% के करीब हुवर कर रहा है। तो आप ये सोचिए 8 या 9 टाइम्स ज्यादा है इन्फ्लेशन, जो नॉर्मल इन्फ्लेशन होता था। मतलब एक आदमी सांस ले रहा है तो 9 टाइम ज्यादा हांफ रहा है सांस लेने में, तो आप सोचिए उस इंसान का क्या होगा। हिंदुस्तान में एवरेज इन्फ्लेशन 5, हम देखेंगे सरकार का, आरबीआई का क्या है, 5.5 से 5.5-6% तक, 1.5%, 4.5 के ऊपर वो लेके चलते हैं बैंड अपना। उसके अंदर भी हमारा इस समय 7% के आसपास है, जो सिर्फ बहुत मार्जिनली अप है, और जो WPI तो रिकॉर्ड लेवल पे है, WPI रिकॉर्ड लेवल पे है। देखिए ऐसा होता है आंकड़ों के अंदर, आप सारे आंकड़े नहीं देख सकते। हम 2000 तक, 2010 तक जो है भारत सरकार WPI देखती थी और WPI के आंकड़े रिलीज करती थी, क्योंकि ज्यादातर मार्केट्स में हम WPI कैलकुलेट कर पाते हैं, CPI नहीं कैलकुलेट कर पाते थे। रघुराम राजन जी ने जब वो गवर्नर बने तो उन्होंने इसको काफी हद तक मूव किया और CPI के ऊपर वो शिफ्ट किया। तो हम अब CPI के ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो बेटर मेजर माना जाता है, ना कि होलसेल प्राइस इंडेक्स। अभी भी काफी चीजों में जहां पे खाद्य पदार्थ का चीजें होती हैं, मंडियां होती हैं, वहां पे WPI के बेसिस पे चलना पड़ता है, क्योंकि वहां रिटेल इतना ज्यादा इफेक्टिव और बिलिंग हमारे पास नहीं है अभी भी रिटेल के अंदर इतनी इफेक्टिव। बट अब क्योंकि हम CPI पे मूव कर गए हैं, तो हम दोनों आंकड़ों को मिक्स करके कंफ्यूजन की तरफ ना जाएं। जो हम अब CPI को कैलिब्रेट कर रहे हैं पिछले 10-12 साल से, हम उस चीज को देखें कि 10-12 साल से CPI किस तरीके से मूव कर रहा है, जिसमें CPI भी होता है और कोर CPI भी होता है। ठीक है जी। तो इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो इतना जो आंकड़ा हमारा है, जो निर्धारित आंकड़ा रेंज है, उससे थोड़ा बड़ा है, पर इतना नहीं बड़ा। और जैसे मैंने बताया वो कंट्रोल किया जा सकता है। प्रोफेसर अमन कह रहे हैं कि आप लोग बहुत घबरा रहे हैं क्योंकि आपके यहाँ हालत बिगड़ चुके हैं बहुत अधिक। आप इंडिया को क्यों डरा रहे हैं? इंडिया में ऐसी कोई हालत नहीं हो। इंडिया में हालत, हमने ऐसी अनुशासनहीनता की भी नहीं। कोविड के टाइम पे हमने रेवड़ियां नहीं बांटी हैं। आप अपनी चिंता करिए। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है, लेकिन रेवड़ी का सीजन आई थिंक जा चुका है, सर्दियों में होता है। लेकिन कमिंग बैक टू सीरियस टॉक, वर्ल्ड इज कनेक्टेड। अब वर्ल्ड में वो जो बाउंड्रीज होती हैं वो इकोनॉमिकल बाउंड्रीज नहीं है। वर्ल्ड इज वेरी मच कनेक्टेड। इंडिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी, और इंडिया की डिपेंडेंस ऑन स्पेशली टेक इंडस्ट्री यूएस के साथ बहुत ही क्लोजली नेटवर्क्ड है। आप सब इस बात को क्लियरली जानते हैं। तो यूएस इकोनॉमी में जो जोल्ट्स आते हैं वो भारत में दिखेंगे। इशू नंबर 1, अमेरिका की सर्विसिंग सेक्टर भारत पे बहुत निर्भर करता है, और अगर यहाँ पे कंपनीज बेली अप जाएंगी तो वहां पे डेफिनेटली आपको वो जॉब्स निकलती हुई दिखेंगी मार्केट में। नंबर 3, जैसे जैसे डॉलर स्ट्रांग होगा, जो अनफॉर्चुनेटली बहुत तेजी से हो रहा है। भारत तो इस टाइम बहुत बेहतर स्थिति में है इन कंपैरिजन टू अदर कंट्री, लेकिन अभी आप ही के पैनलिस्ट ने बताया साउथ अमेरिकन कंट्रीज, और मैं एल सैल्वाडोर का तो नाम भी नहीं लूंगा क्योंकि उन्होंने क्रिप्टो को, बिटकॉइन को ऑफिशियल बना दिया था। बहुत ही स्मॉल अमाउंट, $120 मिलियन का उनका ऑफिशियल चार्टेड था, जो गवर्नमेंट ने इनिशियल पंप किया, 51 मिलियन पे आ चुका है। और हम एंटिसिपेट कर रहे हैं बिटकॉइन को 6000 लेवल्स, जो कि मार्च 2020 में था, वहां तक एटलीस्ट ड्रॉप डाउन होगा। अब ये जो फैक्टर्स हैं कई सारे, कुछ आपके पैनलिस्ट ने बहुत अच्छे से बताए। देखिए, जब कोविड आया, क्योंकि मैं कोविड में फ्रॉम मेडिकल प्रोफेशनल अटैच था, अब बहुत तेजी से पैनिक आया पूरी सोसाइटीज के अंदर। हमारे यहाँ पे कोविड, अगर आप याद करें, मार्च और फरवरी 2020 के अंदर सारा टीवी चैनल्स हमें 1918 के पेंडेमिक की सीरीज दिखा रहे थे,
और हमें कुछ नहीं पता था ये कौन सा वायरस है, क्या डेवेस्टेशन करेगा। मैंने खुद आके बहुत अवेयरनेस भारत में भी काम किया, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे हमें इसका ग्रैस्प समझ आया और वैक्सीनेशन आई, उन्होंने पूरा गेम चेंज करके रख दिया। ऐसी ऐसी कंपनीज जो 10-10, 20-20 डॉलर की वैक्सीन प्रोड्यूसर्स थी, अगर आप मॉडर्ना का हिस्ट्री उठाकर देखिए, कभी भी उन्होंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनाया था आज तक, बाय द वे। और उसके बाद उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर इन्फ्यूज किए गए और वो शेयर $500 तक पहुंचा। आज वो 125 पे हुवर कर रहा है, तो ऑब्वियसली विल गो डाउन मोर। सेम थिंग विद BNTX, जर्मन कंपनी जो फाइजर की कोलैबोरेट थी, बहुत ही अच्छी कंपनी है, मैं उस पर ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो कई ऐसा सेक्टर था पूरे इंडस्ट्री के अंदर जो पैनिक बटन की वजह से रिस्पॉन्स हुआ, जिसके अंदर फार्मा भी एक था, जिसके अंदर इनिशियली अगर आप देखें तो ऑयल भी था, ऑयल भी बंप हुआ। उसके बाद जैसे ही लॉकडाउन शुरू हुए, हमने सडनली देखा कि ऑयल की जो डिमांड थी वो क्रश हो गई, और उसके बाद -$20 प्रति बैरल आप सबने वो देखा। उसका मतलब ये था कि आप तेल का कंटेनर खाली कर दीजिए और $20 ले लीजिए पर बैरल का। तो भारत ने, बाय द वे, आई एम श्योर आप लोग सब जानते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सीलेंटली अपने रिजर्व्स फिल किए, जो कि मेरे अकॉर्डिंगली मास्टर स्ट्रोक था, और उसकी अनफॉर्चुनेटली कोई एप्रिसिएशन एरियाज में नहीं दिखती। जो भी मिनिस्टर था, एक्सीलेंट वर्क। लेकिन उसके बाद जो ये कंट्रीज हैं ONGC, इन सब ने साथ मिलके डिसाइड किया कि जो डिमांड सप्लाई का मिसमैच है हम उसे क्रश कर देंगे। तो आज भी अगर आप उनका ड्रिलिंग नंबर्स देखिए, मेरे पास पड़े हैं, मैं आई डोंट थिंक यू नीड इट, उनका जो ड्रिलिंग अमाउंट है वो एक प्रतिशत, काफी मतलब 40% कम है एज कंपेयर टू 2019 बिफोर द कोविड। तो ये जो आप ऑयल का डिमांड एंड सप्लाई मिसमैच देख रहे हैं, कुछ हद तक इसका बटन टॉप प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, ऑब्वियसली अगर आप डाटा देखना चाहते हैं, वर्ल्ड की नंबर 1 प्रोड्यूसिंग ऑयल कंपनी इज यूनाइटेड स्टेट्स। ये 20%, मतलब 72% वर्ल्ड का जो टॉप 10 कंट्रीज है उसमें से 20% अमेरिका देता है, सऊदी 11% देता है। लेकिन सऊदी ने वो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी कम रखी है, 1.7% ऑफ द टोटल रिजर्व वो पंप करता है एक साल के अंदर, जो कि ड्रॉप डाउन होकर 0.95% बन गया था। अब मैं आपको एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं, जो शायद हम लोग ज्यादा इस पे बात नहीं करते। अभी आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, जब कोविड के नंबर्स आ रहे थे, पैनिक बटन में गवर्नमेंट ने बोला हम आपको घर बैठ के नौकरियां देंगे, हम आपका मिनिमम वेज बढ़ाएंगे। जो आदमी $10-12 गैस स्टेशन पे काम करता था, उसे $12 घर बैठे मिले, तो उसने बोला मैं क्यों जाऊंगा। 8-8, 9-9 महीने, और जब कोविड के बाद कहानी शुरू हुई, उन लोगों ने बोला आई विल नॉट गो। फिर गवर्नमेंट ने चेक रिड्यूस करके 75% का, उसने बोला ठीक है मैं 75% लेके घर पे और कोई काम करूंगा, रॉबिनहुड पे स्टॉक्स इन्वेस्ट करूंगा। एक पूरी कम्युनिटी बन गई, और उसके अंदर से निकली एक डेमी गॉडेस जिसका नाम था कैथी वुड। उसने सबको बैक पाइपर के जैसा इन्वेस्ट करवाया स्पैक्स के अंदर। आप एक भी स्पैक उठाकर देखिए, जो $10 पे स्टार्ट होते थे, $50-100 तक गए, उसके बाद अभी $2 पे पड़े हुए हैं। लोगों के मनी डिसअपेयर हो गए। $5 ट्रिलियन यूएस इकोनॉमी में इंफ्यूज किया गया कि छोटे बिजनेस पीपल, मदर, मॉम एंड पॉप रेस्टोरेंट्स, ये सब लोग, जिससे ये सरवाइव कर सके। लेकिन उसका एक बहुत बड़ा रिपल इफेक्ट हुआ, जिसके खिलाफ अमेरिकन इकोनॉमिस्ट ऑन एयर आके बोलते थे कि ऐसा मत करिए, जो कि भारत ने नहीं किया। बाय द वे, भारत ने ग्रेन दिया, खाने के पदार्थ दिए, जो कि मैं बहुत अप्रिशिएट किया, क्योंकि वो इम्यूनिटी के लिए जरूरी है। आप कितनी भी वैक्सीन दीजिए, आपकी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं है, कोई एंटीबॉडी नहीं बनेगी। मैं इम्यूनोलॉजिस्ट भी हूँ, ट्रांसप्लांट नेफ्रोलॉजिस्ट, तो हमें इम्यूनोलॉजी के बारे में बहुत पता। लेकिन मेरा आपको कहने का ये मतलब है कि जो अमेरिका में हुआ, उसके बाद जो इतना कैश इनफ्लो आ गया कि कैश की कोई वैल्यू ही नहीं रही। जब कैश की कोई वैल्यू ही नहीं रही और चीजों की कैश के मुकाबले चीजों की कीमत बढ़ने लगी बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन ऑफ जो वॉर हुई। और अभी तो हम अनाज की बात ही नहीं कर रहे, क्योंकि 30% गेहूं रशिया यूक्रेन से आता है, गेहूं आ नहीं रहा, कैश आपके हाथ में बहुत है, महंगाई बढ़ रही है। जो अभी उन्होंने बताया 8.6 to 8.9% इन्फ्लेशन है अमेरिका में आज की डेट में। हमारे यहाँ पे 1.5 से 1.9% से ऊपर की इन्फ्लेशन में लोगों की गर्मियां लगती हैं, कपड़े उतर जाते हैं। आज की डेट में 8.6 है। और अगर आप फूड और एनर्जी को निकाल भी दीजिए, आई एम बी वेरी केयरफुल, फूड और एनर्जी को निकाल दीजिए, जो कि 2% अकाउंट करता है, 6.6% है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है अभी फेड और कैश को खींचेगा, और वो उसके हाथ में क्या है? देखिए 4 चीजें चल रही हैं। रशिया यूक्रेन वॉर, उस पर अमेरिका का कोई कंट्रोल नहीं है, ये सबको क्लियर हो चुका है। नंबर 2, एनर्जी ड्रिलिंग। बाइडेन ने बहुत रिक्वेस्ट किया सऊदी को ड्रिलिंग बढ़ाने के, उन्होंने साफ रिफ्यूज कर दिया अंडर द प्रेशर ऑफ रशिया। नंबर 3, रशिया ऑयल इज ऑफ द मार्केट, सो सप्लाई तो गई,
नंबर 4, जो इन्फ्लेशन की वजह से जो फूड सप्लाई, जो फूड ग्रेन का वर्ल्ड में $400 बिलियन पे फेमिन लोग खड़े हुए हैं, फूड ग्रेन की प्राइसेस बढ़ रही हैं, तो इन्फ्लेशन तो जीनी इज आउट ऑफ द बॉटल। अब फेड कर क्या सकता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है ताकि लोगों को कैश ना मिले, इन्फ्यूजन ऑफ कैश रुक जाए। और अब इस बड़े काफी संक्षेप में और काफी एक मिनट बताएं। 1 मिनट में खत्म करता हूं। फेड क्या कर सकता है? टाइटैनिक जहाज चल रहा है, अभी उसने ब्रेकें लगाई हैं, अब उसको रिवर्स 100 किलोमीटर जाना है। हम लोगों की अभी से गर्मी निकल रही, मतलब कपड़े उतर रही हैं सोच के कि ब्रेक लग गई, अभी तो पीछे जाएगा। आप देखिएगा कि हमारी इकोनॉमी जिस डायरेक्शन में जा रही है, 75 बेसिस पॉइंट तो हम 1 हफ्ते पहले बोल रहे थे करना चाहिए, आज की डेट में डिबेट हो रहा है 100 बेसिस पॉइंट बढ़ाएंगे। शॉक करने की जरूरत है इकोनॉमी को, लेकिन इसके रिपल डाउन इफेक्ट हर कंट्री में लगेंगे, आप भी देखेंगे। इसीलिए ऐसे भाई बहन जो कि प्लान कर रहे हैं स्पेक्युलेटिव प्लेज में, क्रिप्टोज के अंदर, ग्रोथ इंडस्ट्री में, 10 बारी सोचिए। ये बिल्कुल मैं बता दूं, दर्शकों को बता दूं कि जब हम चर्चा कर रहे हैं तो फेड की मीटिंग होने वाली है, और जब ये ईयर होगा तो फेड की मीटिंग हो चुकी होगी और उसके रिजल्ट सामने आ चुके होंगे। तो आपको कॉन्टेक्स्ट आपको समझना होगा कि हमने रिकॉर्ड किया है और रिकॉर्ड उसके पहले फेड की मीटिंग नहीं हुई थी। बिल्कुल अजय जी, आप कम्युनिटी के मास्टर हैं, कम्युनिटी पे ही सारी दुनिया टिकी हुई है अभी। सब कुछ कम्युनिटी का खेल चल रहा है, चाहे वो कच्चा तेल हो, चाहे वो गेहूं हो, मेटल हो, सीमेंट हो, सबके भाव पिछले काफी दिनों में उथल पुथल हुए हैं, ऊपर गए नीचे जा रहे हैं, और सारी जो है ना, जो पूरी इकोनॉमी चल रही है कम्युनिटी के आसपास ही घूम रही है। आपको भी कहीं झटका लग रहा है क्या? लग रहा है कि मंदी आने वाली है भारत में, और भारत में अमेरिका में तो आएगी, भारत में भी आने वाली है क्या? नमस्कार। देखिए, अगर सबसे पहले डेफिनेटली इम्पैक्ट, जैसे धीरज जी ने भी कहा कि ये ग्लोबल मार्केट एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट सभी जगह आता है। पर ज्यादा करके कुछ भी चीज होती है उससे पहले उसके कुछ साइन एंड सिंबल दिखने लग जाते हैं। तो मैं आप लोग को ले जाना चाहूंगा कमोडिटी वर्सेस S&P 500 के रेशियो चार्ट्स पे, जिसने सितंबर 2019 में एक अच्छा खासा रिवर्सल दिखा रहा था, जिसका मतलब है कि इक्विटी या इकोनॉमी में जबरदस्त गिरावट और कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट होगी। और ऐसी सुपर साइकिल 1970 में, 1985 में, 1999 में हमने ये बनते हुए देखी। तो यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं बीज बो दिया गया था, जहाँ पे कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट हुई। पिछले 50 सालों में जब जब कमोडिटी की सुपर साइकिल स्टार्ट हुई है, उसमें सबसे बड़ा लीडर रहा है कच्चा तेल। हाँ, ये सरप्राइज काफी था, क्योंकि 2019 के सितंबर में कच्चा तेल नॉर्मली चल रहा था, लेकिन 20 में जो चीज हुआ तो किसी को ये समझ में नहीं आया था कि जो कमोडिटी नेगेटिव में चलेगी वो लीडर कैसे हो सकता है। क्योंकि 1970 में हम देखेंगे तो ऑयल क्राइसिस था 1973-74 में, गल्फ वॉर था 1990 में, और फाइनेंशियल क्राइसिस के टाइम पे भी करीबन 18 फरवरी 2008 को प्राइसेस ने $150 ऑलमोस्ट टेस्ट कर दिया था। तो कहीं ना कहीं पिछले 3 बड़ी रैली में 50 सालों में कच्चा तेल सबसे बड़ा एक रैली कर रहा था। तो मुझे लगता है अभी भी अगर आप ये रेशो को देखोगे तो इसका मीन रहता है 4.1 पिछले 50 सालों में, जो अब तक तो पहुंचा ही नहीं है। इसका मतलब है कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है अगले 2 साल तक नहीं थमनी है। कमिंग बैक ऑन अवर पॉइंट जो सेशन में था कि स्टैगफ्लेशन, तो मुझे लगता है इंडिया काफी इंसुलेटेड है एज ऑफ नाउ, क्योंकि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, तो अभी हम रिसेंटली अगर वर्ल्ड बैंक की ग्रोथ की बात करें तो आज भी हम 7.5 की बातें करते हैं। एज ऑफ नाउ हम समझते हैं जब भी कोई ग्लोबल ग्रोथ 2.5% के नीचे या इंडिया की ग्रोथ 5% के नीचे जाती है तो हमें थोड़ा कंसर्न होना चाहिए। सेकेंडली इन्फ्लेशन में एनर्जी इन्फ्लेशन और फूड इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट है। इंडिया आज की डेट में या पिछले 3-4 सालों में जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन हुए हैं उसमें काफी सेल्फ सफिशिएंट है। आज नौबत यह है कि इंडिया पहले जो इंपोर्ट करती थी वो आज इंडिया एक्सपोर्ट करने में लगी है। तो कहीं ना कहीं जो फूड इन्फ्लेशन, जैसे हमने देखा कि चाहे हम यूएस की बात करें, कनाडा की बात करें, जहाँ पे मतलब 30-40 सालों के हाई पे पहुंच गई है, वहां पे हम अभी भी काफी एक अच्छे स्टेप पे खड़े हैं कहने का मतलब। और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा अगर अमन जी ने जैसे बताया है और अभी रिसेंटली दिखा भी है कि उतना पैनिक इंडिया में नहीं है। तो आई थिंक कि कमोडिटी की सुपर साइकिल और चलेगी, बट फेज बाय फेज चलेगी। जैसे फर्स्ट फेज में हमने देखा कच्चा तेल या बेस मेटल में तेजी आई, फिर बुलियन में आई, अब बुलियन में कंसोलिडेशन चल रहा है। एग्री में अभी तेजी बनी हुई क्योंकि वेदर कंडीशन और साथ में जो लॉजिस्टिक कंसर्न, सप्लाई कंसर्न बना हुआ है, ये कहीं ना कहीं पूरे एग्री कमोडिटी को सपोर्ट कर रहा है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कमोडिटी की जो सुपर साइकिल है वो अभी भी इंटैक्ट है और अगले 1.5-2 साल तक, हाँ, स्टेप बाय स्टेप, जैसे ऑयल, अगर हम ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की बात करें
तो कच्चे तेल पे अब काफी डिपेंडेंसी है। जैसे कच्चे तेल में हम देख रहे हैं कि कल रात को ही यूएस ने कुछ टैक्सेशन में चेंजेस किया, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि यूएस में प्रोडक्शन और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि धीरज जी ने जैसे बताया कि सऊदी भी नहीं मान रहा है कि हम प्रोडक्शन और बढ़ाए, क्योंकि ये पूरा गेम अभी ये हो रहा है कि 2020 के अंदर जब हमारी रिक्वायरमेंट थी तब किसी ने हमारा फेज नहीं समझा, तो आज हम दूसरे की फेज क्यों समझे। तो ये टिट फॉर टैट वाला सिचुएशन चल रहा है। इंडोनेशिया का एग्जांपल ले लीजिए, 2 महीने पहले इंडोनेशिया एक्सपोर्ट पे बैन कर रहा था, अब ऐसी नौबत आ गई कि एक्सपोर्ट ड्यूटीज पे कंटिन्यू कटौती किए जा रहे हैं, जो 10% का फॉल पाम ऑयल पे आ गया। तो मुझे लगता है कच्चा तेल अगले 6 महीने में काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। रेट हाइक डेफिनेटली और बढ़ेगा, लेकिन सोना या कमोडिटी की हम बात करें, यहाँ पे मुझे कोई भी गिरावट बड़ी नहीं दिखाई दे रही। फ्लक्चुएशन नो डाउट बढ़ा है क्योंकि विक्स ग्लोबल मार्केट में बढ़ा हुआ है। कमोडिटी, आपका कहना है कच्चा तेल अभी और चढ़ेगा? देखिए कच्चे तेल में जब तक एक स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं आता है, आई डोंट थिंक कि जब से ब्रांड 112 के नीचे टेक्निकली अगर देखे तो जब तक 112 के नीचे नहीं जाता है, इट्स वेरी गुड चांसेस के ऊपर में हम 134 से $136 वापस देखें, क्योंकि जिस ढंग से ओपेक बात कर रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, बट वो नंबर दिख नहीं रहा है। रशिया का भी प्रोडक्शन 1 मिलियन बैरल से कम हुआ है। यूएस भी कंटिन्यू बोल रहा है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, जो 13.2 मिलियन बैरल 2023 तक कर देंगे, बट वहां पे फेज आउट कुछ दिखाई नहीं दे रहा ऑन ग्राउंड। तो मुझे लगता है जब तक कुछ कॉन्सेंट्रेटेड नंबर्स नहीं आएंगे तब तक कच्चे तेल में मुझे नहीं लगता कोई भी, क्योंकि एक तरफ आप इकोनॉमी, चाइना 1 तारीख से ओपन अप हो गई, नो डाउट पिछले हफ्ते वापस नंबर्स कुछ खराब आए हैं, लेकिन अल्टीमेटली जब ग्रोथ मई के नंबर तो चाइना के बहुत अच्छे आए सर, मई के नंबर बहुत अच्छे हैं चाइना के। मैं वही बता रहा हूँ, चाइना ओपन अप हुई है तो डिमांड करेगी कच्चे तेल की, मेटल की। तो कच्चा तेल मुझे नहीं लगता इमीडिएटली इतना बड़ा कोई रिलीफ है, अनलेस एंड अनटिल कोई एक कॉन्सेंट्रेटेड कार्टल बनकर उस पर दबाव आए। तो मुझे लगता है जब तक कच्चा तेल नीचे नहीं आता, कोई भी कमोडिटी में कोई कमी आनी नहीं है, चाहे हम एग्री की बात कर ले चाहे नॉन एग्री कमोडिटी की बात करें। बिल्कुल। फिलहाल चर्चा में वक्त है ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो मैं देख रहा हूँ कई हाथ उठ रहे हैं, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि भारत कितना सेफ है। हमारे साथ संदीप जी जुड़े हुए हैं, संदीप जी से जानेंगे कि शेयर मार्केट में लगातार बहुत बड़ी घबराहट है, स्पेशली इस पे हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट में घबराहट है, रुपया गिर रहा है, ये क्या किस लेवल पर जाएगा। डॉलर के इंडेक्स की बार बार बात हो रही है, संदीप जी ने मुद्दा उठाया बड़े जोर शोर से कि डॉलर इंडेक्स बहुत मजबूत हो रहा है, उसके क्या असर होंगे, इस पर बात करेंगे। कहीं मत जाइए, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे शेयर मार्केट की। संदीप जी, सबसे बड़ी चिंता, जो सबसे बड़ी दहशत जहां से आ रही है वो शेयर मार्केट से आ रही है। लगातार हर रोज हम गिरते हुए देख रहे हैं। अब तो पहले से भविष्यवाणी, मतलब शेयर मार्केट के बारे में लोग बोला करते थे कि शेयर मार्केट में भविष्यवाणी नहीं कर सकते, अब तो लोग भविष्यवाणी करते हैं कि ये सोमवार को गिर के खुलेगा, परसों गिर के खुलेगा, और वही हो रहा है। ऐसा शेयर मार्केट में बहुत कम होते देखा है मैंने कि लोग खुल के बोल रहे हैं कि नहीं नहीं गिरना है, गारंटी है। ये क्या खेल चल रहा है, मतलब ये आगे गिरेगा फिर से? देखिए कहां तक गिरेगा? स्टॉक मार्केट्स को प्रेडिक्ट करने की तो हिम्मत हम भी नहीं करते हैं, दिन भर बैठे रहते हैं, लगे रहते हैं मार्केट्स में, बट अननेसेसरली प्रेडिक्शंस करने का जरूरत हम करते नहीं है। बट एनीवेज, अभी जो भी फैक्टर्स, और चारों एक्सपर्ट्स ने बहुत बढ़िया से कई चीजों को डिस्क्राइब किया, धीरज जी ने बहुत अच्छा इंटरनेशनल एक एंगल भी दिया, इकोनॉमिक्स का एंगल अमन जी ने दिया, कमोडिटीज का एंगल केडिया जी ने दिया, और मुझे आप स्टॉक मार्केट, तो कुल मिला के आपने बहुत बढ़िया पैनल आज बनाया, इसकी तो मैं दाद दूंगा, और मेरा भी काफी ज्ञानवर्धन हो रहा है। सो ओवरऑल आई फील कि देखिए मार्केट्स में जब तक ये फैक्टर्स हैं, देखिए ये फैक्टर्स एक भी फेवर के फैक्टर्स नहीं है, 2-3 फैक्टर जरूर से, जो मैंने बताया कि पीएम का अनाउंसमेंट था या एडवांस टैक्स कलेक्शन था, ये सब अच्छी चीजें हैं। और जो अमन जी ने भी बहुत बढ़िया कहा कि भाई ग्रोथ के जो नंबर्स जो वर्ल्ड बैंक के आ रहे हैं, आईएमएफ के आ रहे हैं, वो सब पॉजिटिव है इंडिया के लिए। इंडिया फिर भी मैं कहूंगा कि ठीक है, यूएस से इंसुलेट तो नहीं हो सकता कोई भी इस वर्ल्ड में, और यूएस में कुछ भी होता तो यहां पे भी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि हम इंसुलेटेड नहीं रह सकते हैं। बट फिर भी इंडिया, अगर आप बाकी इमर्जिंग इकोनॉमीज और सब में देखें तो बेहतर है। आज भी मार्केट्स काफी रेजिलिएंट लगते हैं मुझे, बट फिर भी डाउनसाइड जो आपने कहा कि हो सकता है कि नीचे 14,000-14,500 के फिगर्स की लोग बातें करते हैं, और बहुत बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि मार्केट एक बहुत ही ऐसे लेवल पे खड़ा है जहां से बहुत बड़ा मूव इधर साइड आएगा। बट स्टिल मुझे एक ऐसा लगता है कि एक बाउंस देना चाहिए
आज रात पे बहुत नजरें बनी हुई है, आज के अनाउंसमेंट्स कैसे आते हैं, जैसे कि 100 बेसिस पॉइंट्स की धीरज जी भी बात कर रहे थे, ऐसा भी मार्केट में अंदेशा है कि 100 बेसिस पॉइंट्स यानी कि 1% इंटरेस्ट रेट एक दिन में, वो भी यूएस जैसे इकोनॉमी में, बहुत बड़ी चीज है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट आई एम वेरी वेरी डिफिकल्ट कोई भी चीज प्रेडिक्ट करना, क्योंकि जितने भी फैक्टर्स है वो मद्दी की तरफ दिखाते हैं, और जब सब लोग कंसेंसस में आ जाते हैं तो मार्केट्स उसका उल्टा करने के लिए बहुत ज्यादा फेमस है और जाना जाता है। सो लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक। क्या बात है, मार्केट उल्टा करने के लिए जाना जाता है। आपने सबसे बड़े मास्टर स्ट्रोक तो सबसे अंत में बोल दिया। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपको फैट का, मान लीजिए फैट 75 बढ़ा देता है, 1% बढ़ा देता है, तो उसका रिपरकशन क्या है भारत के लिए? और दर्शकों को ये समझा पाएंगे? मतलब आप डॉलर इंडेक्स की बार बार बात कर रहे हैं, डॉलर इंडेक्स मजबूत हो रहा है, और उसके इम्प्लीकेशन क्या है, थोड़ा हमारे आम भाषा में समझा सके तो। नहीं, डॉलर इंडेक्स मजबूत होता है तो देखिए सारे जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं फिर वो वहां के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं, तो वहां पे ही वो पैसा रह जाता है। इंडिया से ऑलरेडी काफी पैसा निकाल चुके हैं एफआईआई, फिर वो इमर्जिंग इकोनॉमीज में जो पैसे आते हैं, जो एक कैरी ट्रेड होता है, वो होना बंद हो जाता है, तो ओवरऑल अपनी करेंसी वीक हो जाती है और उनकी करेंसी और मजबूत होती रहती है, वहीं पे पैसे लगे रहते हैं और उसी इकोनॉमी में पैसे रहते हैं। सो एक वो बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा, और इतना इजी नहीं है कोई भी चीज को प्रेडिक्ट करना, और फेड का कमेंट्री इतना डिफिकल्ट होता है वैसे भी इंटरप्रेट करना। लेट्स सी हाउ इट गोज लाइक, बट फिर भी मुझे लगता है कि 75 बेसिस पॉइंट्स तक तो मार्केट ने डिस्काउंट कर रखा है, और अगर 1% आता है तो मार्केट नेगेटिवली लेगा, हालांकि वहां तक भी मार्केट प्रिपेयर्ड है। और दूसरी बात हो रहा है, कमेंट्री में देखते हैं आगे क्या बोलते हैं। सो ओवरऑल फिंगर्स क्रॉस्ड, क्या होता है अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है। एक बात क्लियर है, एक बार भले ही डिस्काउंटेड हो, एक बार हो सकता है नेगेटिव पॉजिटिव सब हो जाए, बट ओवरऑल चीजें नेगेटिव है। इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना इकोनॉमी के लिए, मार्केट्स के लिए ज्यादा बढ़िया नहीं होता है ओवरऑल इन द लॉन्ग रन। तो देखते कि 6 महीना, साल भर, 1.5 साल लगेंगे सारी चीजों को हील अप होने में, बट फिर भी और भी समय लग सकता है। सो कांट बी प्रेडिक्टेड। बिल्कुल, लेकिन अमन जी, लेकिन धीरज संदीप जी ने एक बात बोल दी कि जब सब कुछ नेगेटिव होता है तब मार्केट पॉजिटिव हो जाता है, तब मार्केट उसको पॉजिटिवली लेता है कि चलिए बहुत, अब इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता, अच्छा करेंगे अब। देखिए जी, पहली बात तो ये है, जहां तक मार्केट की बात है, अगर ये 75 या 100 बेसिस पॉइंट बढ़ता है, तो जैसे अभी हमने 2 दिन पहले फॉल देखा कैपिटल मार्केट्स में हिंदुस्तान की, ऐसा ही फॉल दोबारा देखने को हमें कल और परसों में मिलेगा। ये साफ चीज है, क्योंकि लोग पैसा मूव करेंगे। ये फॉल लगातार चलता रहेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, इस समय पैनिक रिएक्शन अमेरिका में चल रहा है, और कोई, जैसे मैं हमेशा सपोर्ट करता हूं कि एक स्ट्रॉन्गर करेंसी होनी चाहिए, हिंदुस्तान की भी करेंसी स्ट्रेंथ की तरफ जाए, कोई भी करेंसी स्ट्रेंथ की तरफ जाए, देश के लिए अच्छा होता है। पर जो देश एक्सपोर्ट लेड कंट्री रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा नहीं रहता है, और जो उनका मैक्सिमम रेवेन्यू है अमेरिका का, वो आता है डिफेंस इक्विपमेंट सेल से, फार्मास्यूटिकल सेल से। दूसरा आता है उनका कुछ जो टेक कंपनीज अब जो बनी है पिछले 2-4 सालों में, उनकी तरफ से आता है। सर्विसेज तो नेचुरली जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, बट जो मेजर एक्सपोर्ट आइटम से उनका सेल आता है, जिससे पैसा आता है, रेवेन्यू आता है, वो ये है। तो जब डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और बाकी देशों की करेंसी वीक हो जाएगी, तो उनकी खरीदने की जो कैपेसिटी है, और जब तेल महंगा है, डिफेंस इक्विपमेंट महंगे हैं, चीजें चल रही हैं, तो इसलिए उस समय फिर उनकी खरीदने की कैपेसिटी कम हो जाती है। जब वो कैपेसिटी कम हो गई तो एक सप्लाई चेन डिसरप्शन आएगा, जहां सप्लायर तो है पर बायर है नहीं। तो वो सिचुएशन में अमेरिका नहीं जाना चाहेगा, इसलिए वो नहीं चाहेगा कि डॉलर इतना ज्यादा स्ट्रेंथन करे। और उसके लिए कल आप देख सकते हैं आगे जाके, अमेरिका ने पहले भी किया है, तेल मार्केट में फेंका जाएगा। वो उसने, अमेरिका 2 चीजें करता है उसने, एक तो पिछले 40-50 सालों में अपने जो तेल के कुएं हैं उनको भरा है, बाहर से चीप तेल खरीद के। जब इसने इराक के ऊपर सैंक्शंस लगाए और जगह सैंक्शंस लगाए, वहां से काफी सारा तेल पिछले 30-40 सालों में इकट्ठा किया, वो अपने कुएं भर लिए। दूसरा, वो अपना एक्सप्लोरेशन करता है, जो उसका एक्सप्लोरेशन है। तो जबकि डोमेस्टिक प्राइसेस भी ऑयल की बढ़ रही है, तेल की वहां पे, उसके बाद भी अंतरराष्ट्रीय मार्केट में वो तेल फेंक के पैसा कमाना चाहेगा, क्योंकि रशिया को काफी रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हिंदुस्तान तो ले रहा है, पर बहुत कम देश हैं जो अभी रशिया से ले पा रहे हैं। लेकिन एक खबर आई थी कि रशिया ने दिया नहीं भारत को, रशिया ने मना कर दिया भारत को। जी देखिए, वो बीच बीच में अपना उठक बैठक आगे चलती रहती है, पर जहां तक कुछ कंपनियां हैं इंडियन, जो हिंदुस्तान की तेल कंपनियां, उन्होंने भी और रिलायंस ने भी कॉन्ट्रैक्ट करके लिया हुआ है तेल।
वो बीच में अब क्या बात हुई है, पेमेंट का चक्कर होगा कि किस ऑर्डर में पेमेंट होगी, क्या होगी, हो सकता है उस वजह से उन्होंने अभी रोक रखा हो। पर अदरवाइज हिंदुस्तान का जो तेल के कॉन्ट्रैक्ट है पिछले 3 महीने में ऑलरेडी रशिया के साथ, पर हमारा तेल ज्यादा नहीं आता, 1% आता था, 1% और आ जाएगा उससे, इससे ज्यादा एकदम से ग्रोथ नहीं हो सकती, बिकॉज जो चीजें लेके आएंगी वो भी तो चाहिए ना हिंदुस्तान को और रशिया को लेने के लिए। तो अभी जो मैं बात बताना चाह रहा था वो ये था कि अमेरिका की इकोनॉमी इतनी नाजुक है इस समय कि वो ये जो डॉलर एप्रिसिएशन हो रहा है उसको बियर नहीं कर सकती है, इसलिए उसको कोशिश करेगी रोकने के लिए, और तेल को भी डंप कर सकती है। इसीलिए हमने देखा पीछे भी जब तेल के दाम बहुत ज्यादा बढ़े तो उन्होंने फिर उसको डंप किया और कंट्रोल किया गया, तेल के दाम एकदम से कम भी हुए, एकदम से जाके 120 पे फिर 100 के ऊपर आ गए। तो इसलिए तेल के दाम जहां तक बात है, और जो सिचुएशन है वो ये है। पहली बात कैपिटल मार्केट की जहां तक बात मैंने आपको बता दी, हिंदुस्तान में अभी गिरेगी पर आगे जा नहीं गिरेगी, बिकॉज जब लोग बढ़ते हैं, देखते हैं, मूव करते हैं, तो वो जब देखते हैं कि ये तो बार बार ही बढ़ाया जा रहा है, इनका पैनिक रिएक्शन खत्म ही नहीं हो रहा है, कोई कंट्रोल दिखाई ही नहीं दे रहा है अमेरिका के अंदर कि कोई चीज कंट्रोल नियंत्रण के अंदर है, तब जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी कॉशियस होते हैं और फिर वो वापस पैसा मूव करें या ना करें की स्थिति में आ जाते हैं। तीसरी बात आपने अनएम्प्लॉयमेंट का पूछा था, वो डेटा जो है मिनिस्ट्री मॉस्पी के नाम से, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन है, उनका डेटा है जो कहता है कि हमारा 2017-18 में 6.1% अनएम्प्लॉयमेंट था, 5.8 था 18-19 में, 4.8 था 19-20 में, और 20-21 के जो आंकड़े लेटेस्ट अभी जून जुलाई में आए वो है 4.2। तो जो हमारा ट्रेंड है अनएम्प्लॉयमेंट का जो सरकार के हिसाब से वो गिरता हुआ आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे इसमें चीजें आ जाती हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो इग्नोर भी होती हैं, बट एक स्टैटिस्टिक्स जो रिलायबल स्टैटिस्टिक्स है वो क्लियर दिखा रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो घट रहा है। और इसलिए इतना जो हम स्टैगफ्लेशन की बार बार कुछ लोग बात करने की कोशिश कर रहे हैं, जो अपोजिशन भी बात करने की कोशिश कर रही है और डराने की कोशिश कर रही है, उसके लिए 3 फैक्टर जैसे मैंने बताया। हाई इन्फ्लेशन कह रहा हूं, मॉडरेट हाई इन्फ्लेशन नहीं कह रहा हूं, अभी हमारा मॉडरेट इन्फ्लेशन चल रहा है ऊपर। हाई इन्फ्लेशन जैसे अमेरिका के अंदर है 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम जो आपका नॉर्मल इन्फ्लेशन लेवल रहता है। दूसरी चीज जो आपकी ग्रोथ रेट है वो बहुत सबड्यूड हो जाए, जैसे हमारी एवरेज ग्रोथ रेट 5 से 5.5% रहती है पिछले 20 साल की अगर लेके चले हम, तो अगर हमारी ग्रोथ रेट 3 या 4% पे आ जाती है तब वो बहुत कम हो जाती है। तीसरी चीज है आपकी एम्प्लॉयमेंट लेवल या अनएम्प्लॉयमेंट लेवल जिसे हम कहते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अगर बढ़ता हुआ नजर आता है कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जैसे अमेरिका के अंदर एक समय आया था जहां 20-23% भी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल अनऑफिशियली डिक्लेयर हुआ था, ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया उन्होंने, इस समय 13 या 14% किया था, बट अनऑफिशियली 20-25% तक लोग कह रहे थे कि अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था। ऐसे भी सिचुएशंस 1-2 बार आ चुकी है अमेरिका में। जब इस तरीके से बढ़ता है अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये 3 सिचुएशन जब होती है एक साथ, तब हम उसे स्टैगफ्लेशन की बात करते हैं। जो अभी अमेरिका उस तरफ बढ़ रहा है, अभी हुआ नहीं है पर बढ़ रहा है, अगर वो कंट्रोल नहीं कर पाया फैक्ट, जो मेरे को नहीं लगता कि जिस तरीके से उनका पैनिक चल रहा है और आईसीयू सिचुएशन चल रही है कि वो भी कंट्रोल करने की हालत में है। हिंदुस्तान जैसे मैंने पहले बताया डोमेस्टिक ओरिएंटेड कंट्री है। क्यों हुआ ये? 1995 में हमने जब न्यूक्लियर टेस्ट किया तो हमारे ऊपर एम्बार्गो लगा दिया यूएस ने, बहुत रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, तो हमें अंदरूनी चीजों से अपना सामान बनाना पड़ा। फिर बाद में और चीजें कुछ ऐसी हुई कि आसपास के देशों ने भी हमें देना कुछ बंद किया अमेरिका के वजह से, तो उसकी वजह से हमें अपनी इंडस्ट्री चाहे अच्छी बनाए या खराब बनाए वो उसको बढ़ावा देना पड़ा। हर एक चीज जब हम बनाते हैं, चाहे हम नीडल बनाए, चाहे हम स्पेसशिप बनाए, चाहे मार्स पे जाने वाली सैटेलाइट बनाए, हम सब कुछ बनाते हैं, बहुत बढ़िया नहीं बनाएंगे पर बनाते हैं। उसकी वजह से जो हमारी जो ग्रोथ है, हिंदुस्तान की ग्रोथ है, चाहे वो $3 ट्रिलियन ही है, पर वो जो ग्रोथ आ रही है, वो हमारी ग्रोथ जो $1 बिलियन आ रही है, वो जो ग्रोथ आ रही है वो डोमेस्टिक ओरिएंटेशन से आ रही है, ना कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट की वजह से हम वो ग्रोथ ले पा रहे हैं। ये एक फैक्टर बहुत डिफरेंट है इंडिया में और अमेरिका में। दूसरा, जैसे मैंने बताया, इन्फ्लेशन एक बहुत फर्क है दोनों में कि किस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है। जी धीरज जी 3 फैक्टर की चर्चा कर रहे हैं अमन जी, वो तीनों फैक्टर आपको लग रहा है कि अमेरिका में दिख रहे हैं कि आप जबरदस्ती आप लोग डरे हुए हैं, लोगों आपको डराया जा रहा है? देखिए, ग्रोथ तो क्रस्ट हो चुकी है, ये तो फैक्टर अभी से नहीं। मैं अगर टू बी स्पेसिफिक आपको बताऊं तो नवंबर, आप नंबर्स उठाकर देखिए, नवंबर 2021 में स्विच आ चुका था। ऐसी कंपनीज आप कुछ भी उठा के देखिए, बिटकॉइन, क्रिप्टो, ग्रोथ कंपनीज, एनी स्पेक्युलेटिव प्ले, इस टाइम 10% वैल्यू पे रह चुकी हैं चीजें। आप उठाकर देखिए, इट्स नंबर्स आउट देयर। और बिटकॉइन सो कॉल्ड हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन इज टोटली रॉन्ग इन्फॉर्मेशन, ये बिल्कुल एक्सपोज हो चुका है। और ऑल्ट कॉइन्स,
वो तो गटर में जा चुके हैं। अभी लूना के साथ क्या हुआ ये आपने देख लिया। अभी रिपल रिसेंटली हुआ है। कल ही हमारा एक और प्लेटफॉर्म था जो 2 दिन पहले फ्रीज हो गया, और आज अब कॉइन बेस की बात हो रही है कि कहीं वो भी फ्रीज ना हो जाए। बेरोजगारी की क्या हालत है बेरोजगारी की? तो बेरोजगारी के नंबर्स, हाँ, ये 3 चीजें जो आपने मेरे से पूछी। देखिए, फेड एक ही चीज से डरता है, बेरोजगारी नंबर्स, वो उसकी ब्रेक है। और बेरोजगारी जैसे अभी आपके पैनलिस्ट ने बोला 20%, 25%, 30% अगर पहुंची तो बाइडेन का तो वापस आना तो इम्पॉसिबल होगा, लेकिन फेड भी शायद कटघरे में सेनेट हियरिंग में नजर आएगा आपको। तो वो अपनी जॉब खो देंगे, लेकिन वो सेनेट हियरिंग में नहीं जाना चाहते। तो बेरोजगारी के जो नंबर्स हैं वो उनके लिए बिल्कुल हैंड ब्रेक होती है। अभी के जो नंबर्स हमारे पास आए हैं अभी 2 हफ्ते पहले, बेरोजगारी का राइज, एक्चुअली जो हमारा इंप्लॉयमेंट रेट था उसकी ग्रोथ रुक चुकी है, और जो अनएम्प्लॉयमेंट नंबर्स हैं वो स्लाइटली इंक्रीज हुए हैं। अगर आप डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स उठाइए, 3% कहीं जगह पे, कहीं 1.5%, कहीं 4%, कहीं 5%, बट नथिंग सिग्निफिकेंट, नथिंग एट ऑल। इसीलिए हमें लग रहा है कि फेड को वो ब्रेक खींचने की, जिसको हम बोलते हैं इंटरेस्ट रेट हाइक करने को रोकने की, कोई भी स्टिमुलस अभी नहीं दिख रहा। 75 बेसिस पॉइंट तो मुझे, आई विल टेक इट टू द बैंक दैट दिस इज गोना हैपन टुडे। और अगर नहीं हुआ तो आप माइंड माय वर्ड, अगर नहीं हुआ तो मार्केट खुद करवा देगी, क्योंकि इक्विटी को निकालना बहुत जरूरी है। हमें अपनी एरिया से कैश को ड्राई करना पड़ेगा, और अगर नहीं हुआ तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे। इससे यह पता लगेगा कि फेड इज नॉट सेंसिटिव। लेकिन अगर हुआ तो उसका एक और इशू है, क्योंकि फेड ने अनफॉर्चुनेटली ये बोल दिया था कि 75 बेसिस पॉइंट्स आर ऑफ द टेबल लास्ट टाइम, देखिए। लेकिन एक छोटी सी लाइन और बोली थी, वी विल बी रीअसेसिंग, उसको मीडिया यहां नहीं उठा रहा। तो यहां पर भी ऑपोजिशन उसको बोल रही है कि अगर वो 75 बढ़ाएगा तो कॉन्फिडेंस खत्म हो जाएगा, और द वर्स्ट सिचुएशन यू कैन क्रिएट इज डिस्ट्रॉय द कॉन्फिडेंस। ऑलरेडी कॉन्फिडेंस एक आईसीयू लाइफ में सस्टेन है, उसको अगर आप डिस्ट्रॉय करेंगे तो ऐसा मैसिव सेल ऑफ होगा जिसको हम बोलते हैं गेट मी आउट ऑफ द मार्केट एट एनी कॉस्ट। पीपल हु बॉट Coinbase at $300, 360, now it's at 50 something, they are still hoping। अगर उन्होंने बोला यार मुझे $40 दे, मैं निकल रहा हूं, तो ये आप देखेंगे another 20 to 30%। S&P, NASDAQ हम लोग 6000 एक्सपेक्ट कर रहे हैं, माइंड यू। NASDAQ बैक टू 2020 मार्च, आप नंबर्स उठाकर देखिए। अगर 6000 नहीं तो एटलीस्ट 8000 तो आप समझिए, और इकोनॉमी को शॉक करने की जरूरत है। इसीलिए जितनी तेजी से, जितना जल्दी इसको शॉक करेंगे, although we can get, we are already in stagflation। आप तो डूम प्रोफेसर बन गए आज आप। I'm sorry, I wish I had good news, but I cannot keep people blindfolded, because अभी भी मेरे भारत में मित्र हैं जो कि स्पेक्युलेटिव प्लेस में पैसा लगा रहे हैं। ऐसे मतलब महानुभाव हैं जो कि सोच रहे हैं लूना बढ़ जाएगा, लूना खरीद लीजिए 0.0001 सेंट पे। ऐसे लोग हैं जो कि डोज कॉइन खरीद रहे हैं। आप विश्वास करिए, ऐसे लोग हैं, मतलब आई कांट बिलीव माई सेल्फ, ऐसा हो रहा है। और जैसे अभी बिल्कुल सही उन्होंने बोला, जैसे जैसे यहाँ पे रिसेशन और के थ्रेट्स बढ़ेंगे, लोग पैसा पुल करेंगे, क्योंकि ऐसी कंपनीज जो कि ग्रोथ कंपनीज थी अभी वैल्यू कंपनीज दिख रही हैं, वो उसको खरीदेंगे। नंबर 2, जैसे जैसे डॉलर बढ़ेगा आप देखेंगे कि रिपल डाउन इफेक्ट्स ग्लोबल दिखेंगे, और कई देश इंक्लूडिंग श्रीलंका का तो जो चुका है, पाकिस्तान का भी शायद डिफॉल्ट में चलेगा। लेकिन आप खुद बोल रहे हैं कि महंगाई, बेरोजगारी के आंकड़े चिंताजनक नहीं है, तो फिर डर क्यों रहे हैं? नो, आप एक बात समझिए, मैं आपको एक फैक्ट देता हूं। आज की डेट में अमेरिका के अंदर जो ट्रकर्स हैं, जो सप्लाई चेन डिसरप्शन के वन ऑफ द बिगेस्ट हीलर्स थे, वो जॉब क्विट कर रहे हैं, क्योंकि ट्रक्स के अंदर डीजल भर के जो उनको पैसा वहां मिलता है, उनसे उनकी रोजगारी नहीं चलेगी, और कोई भी नहीं दे रहा। 20%, 20%। लेकिन क्या ये बेरोजगारी के आंकड़े में अभी दिखेगा? नो, 3 months डाउन द रोड। सितंबर में आप मेरे से बात करिए, मैं आपको दिखा दूंगा। नंबर 2, आज की डेट के अंदर उबर के राइडर्स, आप शायद हैरान हो, मुझे 1 मिनट दीजिए, उबर के राइडर्स 15% ड्रॉप्ड है। नंबर 3, जो लोग अपना गैस टैंक फुल कराते थे पेट्रोल पंप पे, अब 75% फुल करा रहे हैं, बल्क ऑफ द पीपल। एनर्जी की कॉस्ट अमेरिका में, मैं खुद $2, $2.5 पे भरवाता था पूरा रेगुलर ऑयल, अभी वही 5.5 पे पहुंच चुका है, 3x। और जहां पे एनर्जी एक्सपेंसिव होती है उसके एक्सपोनेंशियल इफेक्ट हर जगह पड़ते हैं, एवरी सिंगल थिंग। आज की डेट में इंसान को पता ही नहीं है कि वो पैसा कहां रखे। और गोल्ड की जो आपने बात करी, ऐसी सिचुएशन के अंदर बाइंग पावर कम हो जाती है, बहुत श्रिंक हो जाती है, गोल्ड की डिमांड कट होगी अकॉर्डिंग टू अस।
According to my colleagues, gold will be going down. India is one of the biggest purchaser of gold. Number 2, gold hedge against inflation is already in doubt. हमारे पास टाइम कम बचा है अजय जी, 5 मिनट बचे हैं। 4.5% के आसपास 2019 से इनकी अनएम्प्लॉयमेंट लेवल चल रहा था यूएस में। मतलब ये नहीं जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट जा रहे हैं वो तो चले गए, उसके अलावा नए और कौन गए, करीबन 4% के आसपास 3.8-3.9% के आसपास चल रहा था। इस समय भी आज की रेट में देखें तो 19 से चल रहा था, आज भी 3.9 के आसपास है हर महीने का देखा जाए। मई के अंदर वो 14.5% के आसपास गया और काफी कम होता होता फिर वापस आया, मतलब वो लोग आउट ऑफ रेंज है। दूसरा, अमेरिका के अंदर हाउसिंग मार्केट को हमेशा पिछले 70 सालों से बहुत मेजरली देखा गया है कि हाउसिंग मार्केट जो है, जो रियल एस्टेट हम जिसे कहते हैं हिंदुस्तान में, हाउसिंग मार्केट कैसे ग्रो कर रहा है उसके बेसिस पे ज्यादातर मेजर डिसीजंस अमेरिका के पार्लियामेंट और डिसीजन मेकिंग बॉडीज लेती आई हैं। तो वो जो हाउसिंग मार्केट है, जब से वर्ल्ड फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ है उसके बाद से वो पिकअप ही नहीं कर पाया है अमेरिका के अंदर, और वहां पे बहुत सबड्यूड ग्रोथ रही है। और वहां पे भी जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो 6-7% के करीब इस समय चल रहा है, जहां पे 20-25% के करीब रहता था पहले। तीसरी चीज, अमेरिका और हिंदुस्तान में एक जो फर्क है, अमेरिका में करीबन 85% लोग, 90% लोग मैं कहूंगा, कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। प्रोफेसर हो, एक लेबर हो, एक रिक्शा चालक हो, एक बस चलाने वाला ड्राइवर हो, एक सब्जी बेचने वाला वेंडर हो, छोटा हो या बड़ा हो, सारे के सारे एक प्रोफेसर हो। मेरे को याद है जब मैं सिराकूज यूनिवर्सिटी में 2000 के अंदर एड्रेस करने गया, कीनोट एड्रेस देने गया, तो वहां पे प्रोफेसर रो रहे थे कि आईटी बबल बस की ऐसे उनका पैसा सारा लुट गया। तो मैंने कहा यार तुम प्रोफेसर हो, तुम्हारी इतनी सैलरी कहां लगा सको? कहते नहीं हम लोग बहुत लगाते हैं। तो इसलिए हर एक आदमी, करीबन 90% जनता लगाती है। हिंदुस्तान में टोटल 7 to 7.5%, मैक्सिमम 8% वेल्थ ऑफ इंडिया इज इन कैपिटल मार्केट। तो आप ये देख सकते हैं जहां एक इकोनॉमी 90% कैपिटल मार्केट, और हम इसीलिए कौल साहब बार बार कैपिटल मार्केट के द्वारा ही इकोनॉमी की बताते, हिंदुस्तान यहाँ पे सिर्फ 7% है। एक ये मेजर फर्क दोनों इकोनॉमीज में देखा जाता है, और इस वजह से दोनों इकोनॉमीज को एकदम से जो बढ़ाव चढ़ा एक साइकोलॉजिकल होता है। जैसे मैंने पहले भी कहा था, जब ये इन्होंने आरबीआई ने रेट बढ़ाया, उससे पिछली मॉनेटरी पॉलिसी मैंने आपको कहा आपके प्रोग्राम में कि रेट बढ़ाएंगे, पर बढ़ाया नहीं उन्होंने, फिर बढ़ाना पड़ा। क्यों? मैंने उसमें भी ये भी बताया था कि मार्केट की सिचुएशन ऐसी है, ज्यादातर सेंट्रल बैंक बढ़ा रहे हैं तो हिंदुस्तान के सेंट्रल बैंक पे भी मिनिस्ट्री का फोकस आएगा कि सब बढ़ा रहे हैं तो तुम क्यों नहीं बढ़ा रहे हो, तो उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, जबकि रिक्वायरमेंट नहीं थी हिंदुस्तान में, पर बढ़ाना पड़ेगा उसको कि आए कि मेजर लिया जाए। तो इसलिए देखा देखी इफेक्ट जरूर है, पर हिंदुस्तान की इकोनॉमी काफी हद तक डोमेस्टिक ओरिएंटेशन की वजह से आइसोलेट। मैं किसी एक ऐड करना चाहता था, एक जस्ट 10 सेकंड्स में एक बात ऐड करूंगा। जो प्रोफेसर साहब ने बोला बिल्कुल सही, हमारे 401k यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं मार्केट्स के अंदर, रिगार्डलेस आपका एक पैसा निकल के आता है जो मार्केट में जाता है। और नंबर 2, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, हमारी हाउसिंग मार्केट बबल में है। आप आज का डेट और टाइम लिखिए, आज जो उन्होंने डिमांड डिस्ट्रक्शन बाइडेन ने की, पहले वो बहुत खुश थे क्योंकि अफोर्डेबिलिटी ऑफ हाउसेस वेंट अप 30% फ्रॉम 2019, बहुत एक्सपेंसिव हो गए थे, मतलब डॉक्टर्स भी घर नहीं खरीद पा रहे हैं, बहुत एक्सपेंसिव। तो वो उनको लग रहा था कि हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे तो अफोर्डेबिलिटी डिमांड डिस्ट्रक्शन होगी, लोग खरीद पाएंगे, लेकिन अब ये एक स्पाइरल हो रहा है। आप देखेंगे कि जिन लोगों ने मॉर्गेजेस रीफाइनेंस करनी है, मॉर्गेज रीफाइनेंस रेट आप देखिए पिछले 3 महीने में नेगेटिव पे जा चुके हैं। बैंक्स का बिजनेस डाउन जा रहा है क्योंकि रीफाइनेंस से ही वो पैसा कमाते हैं। और जो ये महानुभाव यहाँ खड़े होके बोलते हैं कि बैंक्स के में इन्वेस्ट करिए, आप देखिए आगे क्या होगा। उनका जो ट्रेडिंग का काम है वो ड्रॉप हो रहा है, और हमारी हाउस मार्केट का क्रैश इनएविटेबल बिल्कुल है। जी अजय जी, प्रोफेसर अमन बोल रहे हैं कि भारत में कोई हालत बिगड़ेंगे नहीं, आपको क्या लगता है? संक्षेप में बता दीजिए, हम उसके बाद चाहेंगे कि संदीप जी को सुना और फिर विदा लें। बिल्कुल, देखिए इंडिया की जो पोजीशनिंग है एज कम्पेयर टू ग्लोबल मार्केट काफी अलग है, क्योंकि जो 3 चीज इंपॉर्टेंट हमने रखी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट और ग्रोथ, तो तीनों में इंडिया को अभी तक डरने की जरूरत नहीं है। तो मुझे लगता है कि खास करके इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन इंपॉर्टेंट रहता है, तो वी आर वेल सफिशिएंट है, नो डाउट। एडिबल में हमने देखा, लेकिन काफी स्टेप ले चुके हैं ऑलरेडी, तो मुझे इतना नहीं लगता है कि इंडिया में इम्पैक्ट करेगा। बट डेफिनेटली अगर यूएस और बाकी कंट्रीज इम्पैक्ट होती है, उसका थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडिया पे जरूर आएगा। सेकंड आ जाता हूँ मैं कमोडिटी पे, तो बिल्कुल धीरे धीरे जैसे बताया परचेजिंग पावर कम होती है, बट वो वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए ज्यादा मुझे लगता है लागू होती है। इंडिया में अगर आप देखोगे 2021-22 के फिगर अभी तक के, तो चाहे इंडिया हो चाहे चाइना हो, जो रिकॉर्ड इंपोर्ट हुए हैं वो कहीं ना कहीं ये थ्योरी को थोड़ा सा अलग ही वे में रहता है। आज चाइना ने करीबन 825 टन पिछले साल गोल्ड इंपोर्ट किया, इंडिया ने भी 600 टन के ऊपर का मोटा मोटी इंपोर्ट किया, और अभी भी जो लास्ट मंथ का मई का भी फिगर देखेंगे तो वो काफी कम है, क्योंकि इंडिया में एक जो माहौल है कैपिटल मार्केट का
उसमें अभी भी काफी लोग नहीं इन्वॉल्व है। कहीं पे भी कुछ थ्रेट दिखता है तो इमीडिएटली सेफ हेवन बाइंग जो जाता है गोल्ड में। एग्जाम्पल है 2020 का, या आप ले लीजिए डीमोनेटाइजेशन का। हुआ क्या, जैसे अनसर्टेनिटी में इमीडिएटली गोल्ड में मूव आउट हुआ। 2020 के अंदर इक्विटी मार्केट क्रैश हुआ, थोड़ा पैनिक होता जरूर है बट गोल्ड इमीडिएटली आता है। तो मुझे लगता है कि अभी भी गोल्ड, और जो मैंने कमोडिटी की सुपर साइकिल की बात की थी सितंबर 2019 से जो स्टार्ट हुई है, तो मुझे लगता है मीन तक आने में हम 2024 तक पहुंचेंगे। और इसके जो फैक्टर्स होंगे, सबसे पहला कच्चा तेल होता है, और कच्चा तेल जैसे से कम होता है तो तुरंत गोल्ड में तेजी आती है। चाहे आप 1970, 1985, 2000, 2008 कभी भी आप देख लीजिए ये बता। और 2008 के अंदर क्रूड ने पीक किया था, लेकिन गोल्ड ने पीक कब किया, 2011 में। तो मुझे लगता है जैसे 8 से 11 के बीच में 3 साल लगा, तो गोल्ड में अभी भी मोमेंटम रहेगा। एग्री कमोडिटी में अभी भी तेजी बनी रहेगी। और इंडिया में जो स्टैग्फ्लेशन की बातें कर रहे हैं, वो मुझे लगता है देखो इम्पैक्ट रहेगा, बट इमीडिएट ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा चेरोस इंडिया में बन जाएगा। क्योंकि कंडीशन जैसे अमन जी ने भी कहा और संदीप जी ने कहा कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट हमारे कंट्रोल में है। गवर्नमेंट और आरबीआई काफी अच्छे स्टेप्स और टाइमली स्टेप्स ले रहे हैं, जिसके चलते मुझे लगता है इंडिया काफी इंसुलेटेड है एज कम्पेयर टू, बट ज्यादा लंबा नहीं चल सकता है। इसलिए जो प्रॉब्लम्स है वो सॉर्ट आउट करना बहुत जरूरी है और इमीडिएट है। संदीप जी, सरकारी आंकड़े पता नहीं क्या दिखा रहे हैं बेरोजगारी के, लेकिन जो लोगों से बात करो या फिर जो है ना आप आंकड़े देखो तो बताते हैं कि बेरोजगारी काफी ज्यादा है। कई बार हमने खबरें देखी कि 40%, 50% लोग तो 40 करोड़ 45 करोड़ लोग तो अब जॉब छोड़ना ढूंढ चुके हैं। मनरेगा की डिमांड बढ़ रही है। कहीं ना कहीं मार्केट में बेरोजगारी तो है। तो ये आपको लग रहा है, जैसे कि प्रधानमंत्री ने खुद घोषणा की 10 लाख जो जॉब्स की, तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए चिंता भी है कि जो है ना बेरोजगारी बढ़ रही है। आपको नहीं लगता कि बेरोजगारी को हम ज्यादा डिस्काउंट कर रहे हैं और कहीं ये भारी तो नहीं पड़ेगी हमारे ऊपर? नहीं, देखिए इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट एक अलग ही तरीके की, और आज मैं एज एन एम्प्लॉयर जब ढूंढने जाता हूं तो मुझे एम्प्लॉइज नहीं मिलते हैं। अगर 50-100 लोग चाहिए तो हमें नहीं मिलते, वेरी फ्रैंकली बता रहा हूं। और स्किल्ड लेबर, अनस्किल्ड लेबर दोनों चीजें अलग है, नरेगा एक अलग चीज है। तो इंडियन इकोनॉमी को भी एक साथ बात करना बहुत डिफिकल्ट हो गया है। अब जैसे यूएस इकोनॉमी के साथ हम देखते हैं कि वहां पे इक्विटी एज एन एसेट क्लास इज वेरी पॉपुलर। इंडिया में भी आप देखेंगे तो 40-50% जनता एक अलग ही जनता है। भाई बोलने में अजीब सा लगता है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, बट और दूसरी एक जनता एक एकदम अलग है। और वहां पे अब जो पेनिट्रेशन और जो फाइनेंशियलाइजेशन है वो जबरदस्त है। और मैं ये कहूंगा कि हो सकता है कि इंडिया इंसुलेटेड रहेगी। और मुझे केडिया जी की एक बात बहुत अच्छी लगी, वो इंडियन रेगुलेटर्स की जो बात कर रहे हैं, भले वो आरबीआई हो, सेबी हो, मैं बोलूंगा कि वो लोग बहुत अच्छे से मैनेज करे, इवन मिनिस्ट्री भी मैनेज करेगी, ऐसा मेरा मानना है इंडिया। और फिर अमन जी ने एक और बात अच्छी कही, डोमेस्टिक जो मार्केट है इंडिया का, वो अपने आप में पिछली बार भी जब 2008 में जब पूरी दुनिया इधर उधर हो रही थी तो इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट ने इंडिया को बचाया था। और मुझे ऐसा लगता है कि हमेशा इंडिया खराब समय में रेजिलियंस दिखाता है, अच्छे समय में तो दिखाता ही दिखाता, बट खराब समय में भी इंडिया अछूता रहता है। सो ओवरऑल लेट्स सी, बट ठीक है, एक बार जरूर इंपैक्ट पड़ेगा, जो मैं लास्ट वाले मेरी अभी जो कमेंट था उसमें मैंने बोला। बट मुझे लगता है कि ये सारी चीजें जब भी मार्केट्स में बहुत नेगेटिविटी रहती है तो ज्यादा नेगेटिविटी अट्रैक्ट करती है, और हम और ज्यादा नेगेटिव न्यूज को पढ़ने लग जाते हैं, डिस्काउंट करने लग जाते हैं, उसके बारे में बात करने लग जाते हैं। और मार्केट्स ने एक चीज हमेशा बताई है कि मार्केट्स पहले एडवांस में हर चीज को डिस्काउंट करता है। 4-5 महीने पहले मार्केट्स में, मुझे हमेशा जो मैंने इतने सालों में देखा, 5-6 महीना पहले एडवांस में मार्केट चलता है। सो लेट्स सी, हो सकता है कि ये एक समय हो सारी बैड न्यूज एक साथ आ जाए और इतनी खराब न्यूज आए कि नेगेटिव न्यूज से आदमी को और इकोनॉमी इंसुलेटेड हो जाए, और पॉजिटिव न्यूज जो भी आएगी उसमें बहुत बड़ा बाउंस बैक आए। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। हर बार देखा कि 1.5 साल, 2 साल, 2.5 साल मैक्सिमम लगता है मार्केट का बड़ा ट्रेंड चेंज होता है। पिछले में 25 साल 30 साल से तो यही देख रहा हूं। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जापानीज मार्केट एक ऐसे समय से गुजरा था कि बहुत दिनों तक बहुत बड़ी लंबी तेजी रही और इकोनॉमी गजब की ग्रो की। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया उसी फेज से गुजर रहा है और इंडिया में भी ऐसा ही होगा। अभी भी इंडिया का समय है, तो ऐसा डरने की कोई बात नहीं है। बस यही है कि हमें हमारे डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्टेड रहना चाहिए। बिल्कुल, भारत का समय है, सबसे अच्छी बात संदीप जी ने सबसे अंत में कही है। उम्मीद करना चाहिए कि भारत का समय है और ये समय आगे और भी बेहतर हो, अच्छे दिन आए, अच्छे दिन जो खराब दिनों की जो डर है वो भावी ना हो। आप सभी लोगों की चर्चा में बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देखते रहिए पथ टीवी। नमस्कार।
नमस्कार, पत्रिका प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हरीश पाराशर। मां मुझको बंदूक दिला दे, मैं भी लड़ने जाऊंगा, अपने नन्हे हाथों से दुश्मन को मार गिराऊंगा। जी हाँ, देशभक्ति से भरे इस ओजपूर्ण गीत को आप और हम सब ने बचपन में जरूर गुनगुनाया होगा। अपने